हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, आज मैं फिर से एक न्यू स्टोरी लेकर आई हूँ। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी ये न्यू स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी न्यू स्टोरी। प्लीज़ हेल्प मी। गाइस, ये एक हॉरर स्टोरी होने वाली है और साथ ही ये ईजान स्टोरी होने वाली है और ये एक ओमेगा वर्जन स्टोरी है। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है जान और ईवो के एक दूसरे शहर में आने से, जहां जान ईवो के साथ में घूमने के लिए लीजियान सिटी आया था, जहां कोई होटल तो नहीं थे मगर हाँ जान को वहां कुछ काम था तो वो अपने लिए एक छोटा सा घर किराए पर खरीद लेता है। और अब जान ईवो को लेकर उसी घर में आया था। तभी जान गाड़ी से उतरकर ईवो से कहता है, ईवो कुछ महीनों के लिए ये हमारा महल है और तुम यहाँ की रानी हो। ईवो मुस्कुराते हुए घर को देखता है जो दिखने में तो ब्यूटीफुल था, मगर ईवो को उस घर को देखकर अच्छी फीलिंग नहीं आती। मगर जान की खुशी के लिए ईवो कुछ भी नहीं कहता। और अब जान ईवो को चाबी देते हुए कहता है, लो ईवो ताला खोलो। ईवो जान के हाथ से चाबी लेता है और ताला खोलना स्टार्ट करता है, मगर ईवो काफ़ी देर चाबी ट्राई करने के बावजूद वो ताला नहीं खोल पाता। तभी ईवो जान से कहता है, लगता है यह चाबी इस ताले की नहीं है। जान कहता है, क्या? और वो खुद ईवो के हाथ से चाबी ले लेता है और ताला खोल देता है। और मुस्कुराते हुए जान कहता है, लो ईवो ताला खुल गया, अब डोर ओपन करो, मैं सामान उठाता हूँ। इतना कहते ही जान तो सामान निकालने के लिए गाड़ी के पास चला जाता है। तभी इधर ईवो गेट ओपन करता है और एक तेज हवा का झोंका ईवो के फेस को टच करता है। ईवो घबरा जाता है, मगर पीछे से जान कहता है, ईवो अंदर चलो। ईवो जान की तरफ देखता है और हाँ में सिर हिलाता है। और जैसे ही ईवो अपना पैर रखता है तो ईवो को एहसास होता है कि किसी ने उसके पैर हवा में ही पकड़ लिया है। ईवो ये देखकर और घबरा जाता है। वो काफ़ी कोशिश करता है अपने पैर को छुड़वाने की, मगर उसका पैर हवा में ही लटक रहा था। तभी जान फिर से ईवो से कहता है कि क्या हुआ, वो अंदर कदम क्यों नहीं रख रहा है। जैसे ही ईवो जान को बताने वाला था तभी ईवो को एहसास होता है कि उस हाथ ने उसका पैर छोड़ दिया है और ईवो अपना पैर फर्श पर रख चुका है। अब जान और ईवो अंदर आते हैं और जान सामान रखता है और काउच पर बैठते हुए कहता है, ईवो, ये घर हम दोनों के लिए ठीक है ना? वैसे फ़िलहाल ये घर मैंने किराए पर लिया है, मगर इस घर का ओनर इस घर को बेच रहा है। तुम कहो तो मैं ये घर खरीद लूँ? जान की बातों का ईवो कोई जवाब नहीं देता। वो बस उस घर को देखे जा रहा था। ईवो को इस तरह घर देखते हुए जान पीछे से ईवो को हक करता है, जिस सडन एक्शन से ईवो घबरा जाता है। और जान ईवो से कहता है, तुम जब से यहाँ आए हो तब से घर को घूरे जा रही हो, क्या बात है? ईवो कहता है, जान मुझे ये घर कुछ अजीब सा लग रहा है। जो सुनकर जान मुस्कुराते हुए कहता है, मैं समझता हूँ ईवो, आज पहली बार तुम मॉम डैड से अलग हुई हो ना, और अब यहाँ पर कितना टाइम लगेगा मैं कह नहीं सकता, इसलिए तो मैं तुम्हें यहाँ अपने साथ लेकर आया हूँ। अब चलो मैं तुम्हें पूरा घर दिखाता हूँ। ये कहकर जान ईवो को पूरा घर दिखाता है, जहाँ एक कमरे पर ताला लगा देख ईवो कहता है, जान ये कमरा जो देखकर जान कहता है, ये स्टोर रूम है, ये हमेशा बंद ही रहता है। और फिर जान ईवो को बेडरूम दिखाता है, जहाँ जान ईवो को बेड पर बैठाता है। तभी ईवो के कान में आवाज़ आती है, मेरे बेड से उठो। ईवो एकदम से खड़ा हो जाता है, जो देखकर जान कहता है, ईवो क्या हुआ? ईवो घबराते हुए कहता है, जान अभी किसी ने बेड पर बैठने को मना किया है। जान कहता है, क्या? ईवो तुम भी ना क्या बहकी बहकी बात कर रहे हो? लगता है तुम सफ़र करके थक गए हो, इसलिए आओ मेरे साथ बैठो। और इतना कहकर पहले जान बेड पर बैठता है और ईवो को अपने पास बैठने को कहता है, जहाँ ईवो घबराते हुए बेड पर बैठने की कोशिश कर रहा था, मगर वो नहीं बैठता। ये देखकर जान एकदम से ईवो का हाथ पकड़ता है और उसे बेड पर गिरा देता है और वांग जी के ऊपर आकर वांग जी की आंखों में देखते हुए कहता है, बेबी अब हम दोनों यहाँ पर अकेले हैं, बिल्कुल अकेले। इतना कहते ही जान एकदम से ईवो के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और ईवो को किस करने लगता है। तभी ईवो जान को रोकते हुए कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, जाओ पहले फ्रेश हो जाओ, मैं दोनों के लिए कॉफ़ी बनाती हूँ। जान भी ओके कह देता है। अब जान और ईवो नीचे आते हैं, जहाँ जान ईवो से कहता है, मैं सामान को रूम में ले जाता हूँ, तुम जाकर कॉफ़ी बनाओ और मैं फ्रेश होकर भी आता हूँ। ईवो हाँ में सिर हिलाता है। अब ईवो किचन में चला जाता है और अब ईवो फ्रिज से दूध निकालने के लिए
फ्रिज को खोलता है, मगर फ्रिज तभी ईवो को एहसास होता है कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया है जो उसे फ्रिज खोलने नहीं दे रहा था। ईवो काफ़ी देर कोशिश करता है मगर वो फ्रिज के हैंडल तक नहीं पहुंच पाता, जो देखकर ईवो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो चिल्लाकर कहता है, देखो तुम जो कोई भी हो, मेरी तुमसे कोई भी दुश्मनी नहीं है, फिर मुझे परेशान करना बंद कर दो। इतना कहते ही फ्रिज फिर से ईवो को एहसास होता है कि जिसने उसका हाथ पकड़ा हुआ था उसने अब हाथ छोड़ दिया। अब ईवो अपने आप को काम डाउन करता है और दोनों के लिए कॉफ़ी बनाता है। अब ऐसे ही उनका दिन बीत जाता है। अब हम नाइट का समय देखते हैं, जहाँ जहान और ईवो बेड पर सो रहे थे। तभी ईवो को गैस की तेज स्मेल आती है और वो सोचता है, गैस की स्मेल, मगर मैंने तो गैस को अच्छे से बंद किया था। और वो अपने मोबाइल की लाइट ऑन करता है और पहले जहान को देखता है जो पीसफुली सो रहा था। इसलिए ईवो जहान को नहीं उठाता और अपने कमरे से बाहर आ जाता है, जहां वो सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। तभी ईवो देखता है कि नीचे हॉल से आवाज़ आ रही है, जहां एक लड़का दूसरे लड़के से कह रहा था कि वो उन लोगों को परेशान न करे। वहीं वो दूसरा लड़का कहता है, क्यों मैं उन्हें परेशान न करूं? तुम्हें पता है ना, ये घर तुमने इतने प्यार से मेरे लिए और अपने लिए बनाया था, फिर कोई भी इस घर में आकर क्यों रहे? मैं इन दोनों को अपने घर से बाहर निकाल के ही रहूंगा। मैं अपने इस घर में किसी को भी नहीं आने दूंगा। ये कहकर वो लड़का किचन की तरफ चला जाता है और दूसरा लड़का स्टोर रूम में, जो देखकर ईवो तो घबरा जाता है क्योंकि ईवो ने उन दोनों लड़कों को देख लिया था। ये देखकर ईवो एकदम से जहान के पास आता है और जहान को जगाते हुए कहता है, जहान मुझे यहाँ नहीं रहना है, चलो हम यहाँ से चलते हैं। जहान ईवो को इतना डरा देख कर कहता है, ईवो क्या हुआ बेबी, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? ईवो कहता है, प्लीज़ जहान यहाँ से चलो। जहान कहता है, चलो, पर क्यों? ईवो कहता है, क्योंकि इस घर में आत्माएं हैं। जहान कहता है, क्या? ईवो क्या बहकी बात कर रहे हो? और तुम्हें पता है ना, ये आत्माएं कुछ नहीं होता, इसलिए चुपके सो जाओ। और तुमने अपनी मेडिसिन ली? ईवो कहता है, नहीं, पर मैं सच कह रहा हूँ, इस घर में आत्माएं हैं। क्या तुम्हें गैस की स्मेल नहीं आ रही? जहान कहता है, स्मेल? कैसी स्मेल? ईवो कहता है, नीचे गैस की बहुत तेज स्मेल आ रही है। ये कहकर जहान कहता है, नहीं, क्या? चलो देखते हैं। जहां ईवो कहता है, नहीं, मैं नहीं जा रहा हूँ। इसलिए जहान कहता है, ओके तुम बैठो, मैं देख कर आता हूँ। ईवो फिर से मना कर देता है कि नहीं, जहान उसे छोड़कर ना जाए। इसलिए जहान ईवो को साथ लेकर नीचे आता है और किचन चेक करता है, जहाँ सभी चीज़ नॉर्मल थी। जहान ईवो से कहता है कि सब ठीक है, कोई भी गैस की स्मेल नहीं है और ना ही गैस ऑन है। अब जहान ईवो को ऊपर लाता है और उसे मेडिसिन देकर सुला देता है। अब जहान सोचता है कि ईवो का डिप्रेशन तो बढ़ता ही जा रहा है। मैंने सोचा था कुछ दिन दूर रहेंगे, अलग जगह पर रहेंगे तो शायद वो उस सदमे से निकल जाएगा, मगर नहीं, वो तो अपने डिप्रेशन से बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब अगली मॉर्निंग जहान तो अपने ऑफिस निकल जाता है। वहीं जहान ईवो से कहता है कि कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो कॉल करे। ईवो हाँ में सिर हिलाता है, मगर जहान के ऑफिस जाने के बाद ईवो अपना काम करता है और फिर अपने बेडरूम में बैठकर अपने बैग से एक एनवलप निकालता है, जिसमें एक सोनोग्राफी की रिपोर्ट थी, जिसमें उसके बच्चे की तस्वीर थी जो मात्र एक डॉट के रूप में थी। और ईवो वो रिपोर्ट देखकर याद करता है कि वो उस दिन कितना हैप्पी था जब डॉक्टर ने ईवो को बताया था कि ईवो प्रेग्नेंट है। वो उसी दिन के बारे में सोच रहा था और फ्लैशबैक में याद करता है। तो गाइस, हम भी यहाँ पर फ्लैशबैक देखते हैं कि आखिर ईवो के साथ ऐसा क्या हुआ था जो वो डिप्रेशन में चला गया। तो हम भी देखते हैं ईवो के मैरिज के बाद से, जहाँ हमारा ईवो और जहान की मैरिज हो गई थी। दोनों फैमिली काफ़ी हैप्पी थे क्योंकि जहान ईवो से स्कूल टाइम से ही प्यार करता था। और फाइनली कॉलेज ख़त्म होने के बाद दोनों फैमिली ने मिलकर ईवो और जहान की मैरिज करवा दी थी। जहाँ ईवो की वेडिंग नाइट थी और जहान ईवो के पास आता है और आते ही ईवो का वेल उठाकर ईवो को डीप हॉट पैशनेट किस करने लगता है। जहान का इस तरह का बिहेव देखकर ईवो किस को ब्रेक करते हुए कहता है, जहान क्या कर रहे हो? जो सुनकर जहान कहता है, ईवो तुम्हें नहीं पता कि मैंने इस दिन का कब से इंतजार किया है। और इतना कहते ही वो ईवो के लिप्स पर टूट पड़ता है, जहां दोनों ही अब एक दूसरे को पूरे पैशनेट तरीके से किस कर रहे थे। वहीं जहान अब ईवो के लिप्स को छोड़ता है और उसके नेक पर आ जाता है। धीरे धीरे जहान ईवो के सारे कपड़े उतार देता है और ईवो के ब्रेस्ट पर किस करता है, उसके निपल्स को सक करता है, लिक करता है और ईवो की पूरी बॉडी पर बाइट भी करता है।
वहीं ईवो तो जहान के लव मेकिंग में केवल मौन ही किया जा रहा था। वहीं अब जहान भी निकट हो जाता है और अब वो दोनों ही इंटीमेट होने लगते हैं। वो दोनों ऐसे ही पूरी नाइट हर एक पोजीशन में पता नहीं कितने राउंड लेते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता और इसी तरह उनका वो डेली रूटीन बन गया था। अब ऐसे ही जहान और ईवो की मैरिज को 3 महीने हो चुके थे और अब अगली मॉर्निंग ईवो उठता है और वो किचन में काम कर रहा था। तभी उसको वोमिटिंग होने लगी और वो अपने माउथ में हाथ रखकर सीधा अपने कमरे में भागता है और वॉशरूम में जाकर वोमिटिंग करता है। पहले पहले के कुछ दिन तो ईवो को पता नहीं चलता, मगर जब उसे ज़्यादा ही वोमिटिंग होने लगी, साथ ही उसे चक्कर आने लगे, यहाँ तक कि उसका खाना खाने का मन भी नहीं करता था। ये देखकर कांसा सेरेन को शक होता है और वो जहान से कहती है कि कल तुम ईवो को लेकर हॉस्पिटल जाओ और उसका अच्छे से चेकअप करवाओ। जहान कहता है ओके मॉम, और फिर अगले दिन दोनों हॉस्पिटल जाते हैं। जहान और ईवो को पता चलता है कि वो दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं, तब तो उन दोनों के फेस की खुशी देखने लायक थी। वहीं जब दोनों फैमिली को पता चलता है तब तो और ज़्यादा खुशी की लहर पूरे फैमिली में दौड़ जाती है और फिर कांसा सेरेन और जहान ईवो को बहुत ख्याल रखते हैं। देखते देखते ईवो की प्रेगनेंसी को पूरे 9 महीने हो चुके थे और ईवो की डिलीवरी का टाइम आ जाता है। जहां लीवर पेन के दौरान डॉक्टर को पता चलता है कि ईवो की प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन आ गए हैं, जिस वजह से वो माँ या बच्चे में से किसी एक को ही बचा पाएंगे। जो सुनकर तो मानो दोनों फैमिली और खुद जहान के पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी थी और फिर जहान को न चाहते हुए भी एक फैसला लेना पड़ता है और वो डॉक्टर से कहता है कि ईवो को बचाया जाए। डॉक्टर जहान से कहता है कि वो बच्चे को भी बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, मगर पर शायद गॉड को और ही मंजूर था। डॉक्टर चाहकर भी बच्चे को नहीं बचा पाए। जब इस बात का पता ईवो को चला तो वो ये सुनकर एकदम डिप्रेशन में चला गया, क्योंकि उसने अपने बच्चे का फेस भी नहीं देखा। अब दिन प्रतिदिन ईवो, जहान की मोम, यहाँ तक कि वांग फैमिली भी ईवो को उस दर्द से निकालने की कोशिश करते रहे, मगर सभी फेल हो गए, क्योंकि जहान और ईवो ने अपने आने वाले बेबी के लिए बहुत सारे सपने संजोए थे। जहां दोनों ने उसके बर्थ होने से लेकर उसके जवानी तक के सारे सपने देखे थे, मगर एक ही पल में उनके वो सारे सपने चूर चूर हो गए और ईवो दिन प्रतिदिन सबसे दूर होता जा रहा था। यहाँ तक उसने खाना पीना भी कम कर दिया था और 24 घंटे उस पालने को देखता रहता था, जो पालना खुद ईवो ने अपने हाथों से सजाया था। इन कुछ दिनों में ईवो के फेस से हंसी मानो गायब हो चुकी थी, जो देखकर जहान को ईवो के लिए दुख होता था, क्योंकि वो ईवो को इस तरह पेन में नहीं देख पा रहा था। जहान दोबारा भी ईवो के पास जाने की कोशिश करता था, मगर अब ईवो जहान को इंटीमेट होने से रोक देता था, क्योंकि ईवो के दिलो दिमाग में एक डर बैठ गया था कि कहीं वो अगर दोबारा प्रेग्नेंट हो जाएगा और फिर दोबारा उसके साथ उसी तरह का केस हो जाएगा तो फिर वो खुद को नहीं संभाल पाएगा। इसलिए वो जहान से दूरियां बनाने लगा, जो देखकर जहान अब ईवो के डॉक्टर से सलाह लेता है और डॉक्टर ने ही जहान को कहा कि वो ईवो को कुछ टाइम के लिए वी मेंशन से बाहर ले जाए, क्योंकि अगर ईवो के लिए जगह चेंज होगी, माहौल चेंज होगा, तो शायद वो अपने उस डिप्रेशन से बाहर आ जाएगा। और इसीलिए जहान ने ईवो को लीजियान सिटी लेकर लाने का फैसला किया, क्योंकि ये सिटी एक विलेज टाइप की है, जहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, आसपास ज़्यादा लोग नहीं है। इसलिए जहान उसको लेकर यहाँ आया। तो गाइस, यहाँ पर हमारा फ्लैशबैक ख़त्म होता है और अब हम बैक टू प्रेजेंट आते हैं, जहाँ ईवो वो तस्वीर देख रहा था और देखते देखते उसने अपने आंखें बंद कर रखे थे। तभी ईवो को एक आवाज़ आती है, मेरे घर से निकल जाओ। जैसे ही ईवो के कान में ये आवाज़ आती है, वो डर जाता है और इधर उधर देखने लगता है। ईवो बेड से उठता है और कहता है, कौन हो तुम और मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? प्लीज़ मुझे परेशान करना बंद करो, मुझे परेशान करना बंद करो। ये कहते कहते ईवो चिल्लाता है और अपने कानों पर हाथ रख देता है। तभी एकदम जहान आता है और वो ईवो को देखता है, जो फर्श पर बैठा था और उसने अपने कान बंद कर रखे थे। ये देखकर जहान कहता है, ईवो क्या हुआ? ईवो कहता है, जहान वो कह रहा है इस घर से निकलो। जहान कहता है, कौन कह रहा है ईवो, बताओ मुझे। जहान कहता है वो, तभी जहान फर्श पर वो प्रेगनेंसी रिपोर्ट देखकर कहता है, बस करो ईवो, बस तुम कब तक उसको याद करोगे जो हमें छोड़कर चला गया? बस करो ईवो, मैं थक गया, तुम्हें उसकी चिंता है।
जो चला गया, मगर मेरा क्या क्या तुमने मेरे बारे में सोचा? मैं तुम्हें इस हालत में देखकर रोज मरता हूँ ईवो। बस करो ईवो, अब मैं सच कह रहा हूँ, मैं बहुत थक चुका हूँ। पहले तुम बच्चे को लेकर परेशान थे और अब मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया कि हम दोनों एक दूसरे का ध्यान रखेंगे, एक दूसरे से प्यार करेंगे। शायद यहाँ आकर तुम उस बच्चे को छोड़कर मुझ पर ध्यान दोगे, पर नहीं ईवो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा कल से तुम कह रहे हो कि कोई कह रहा है मेरे बेड पर मत बैठो, मेरे घर से निकलो। बस करो ईवो, अब बस करो, मैं थक चुका हूँ। ये कहकर जहान वहाँ से नाराज होकर नीचे आता है और घर के बाहर बैठ जाता है, जो देखकर तो ईवो सोच में ही पड़ जाता है कि क्या वो इतने दिनों से अपने बच्चे के बारे में सोचते सोचते ये भूल ही गया कि उसी ने अपना बेबी नहीं खोया है, जहान ने भी खोया है। तो मेरा दुख बड़ा और उसका दुख छोटा कैसे हो सकता है? कुछ देर ये सोचने के बाद ईवो खुद को संभालता है और अब वो भी नीचे आता है, जहाँ वो देखता है कि जहान घर के बाहर सीढ़ियों पर बैठा है। अब ईवो भी जहान के पास आता है और जहान के पास बैठकर जहान के शोल्डर पर सर रखकर कहता है, जहान आई एम सॉरी, मैं शायद उसके दुख में इतना डूब गया था कि मैं तुम पर ध्यान ही नहीं दे पाया। इसी तरह ईवो जहान को मनाता है और फाइनली जहान मान भी जाता है और अब वो ईवो को ब्राइडल स्टाइल में उठाता है और कहता है, ईवो, मैं तुम्हें ऐसे ही माफ़ नहीं करूँगा, बल्कि आज तुम्हें पनिशमेंट भी दूंगा, क्योंकि तुमने इतने महीनों मुझे काफ़ी हर्ट किया। और वो ईवो को अंदर लाता है और काउच पर लिटा देता है और उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ जहान एकदम से ईवो के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और उसे हॉट डीप पैशनेट किस करने लगता है। ईवो को फिलहाल ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, मगर जहान की खुशी के लिए वो जहान को किस बैक करने लगता है। अब 15 मिनट तक उनकी किस करने के बाद जहान ईवो के कपड़े निकालने लगता है। तभी ईवो जहान का हाथ पकड़ कर कहता है, जहान यहाँ नहीं, रूम में, यहाँ कोई भी देख सकता है, मगर उससे पहले हम कुछ खा ले। ये सुनकर जहान कहता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इतने दिनों बाद तो तुम मेरे हाथ आए हो और आज जब तक मैं तुम्हें खा नहीं लेता तब तक मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। ईवो कहता है, ओके ठीक है, पर यहाँ पर नहीं, बेडरूम में चले। इतना कहकर जहान कहता है ओके, और वो ईवो को ब्राइडल स्टाइल में उठाता है और कमरे में ले जाता है। इधर दोनों आत्मा एक किचन से बाहर आती है और एक स्टोर रूम से, और उनमें से जो बॉटम होता है वो कहता है, ये लोग कितने सेमलेस है, हमारे सामने ही एक दूसरे को किस कर रहे थे। जो सुनकर टॉप वाला हंसता है और कहता है, उन्हें क्या पता कि हम दोनों भी इस घर में रहते हैं, वैसे चलो हम भी दोनों एंजॉय करते हैं। इतना कहकर वो दोनों भी वहीं काउच पर बैठ जाते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। इधर ऊपर जहान और ईवो बेडरूम में पहुंच जाते हैं, जहां जहान फिर से ईवो को बेड पर लेटाता है और उसको किस करने लगता है, साथ ही ईवो के कपड़ों को भी उतारने लगता है। वहीं अब ईवो की अपर बॉडी जहान के सामने निकट थी और जहान ईवो के लिप्स से होते हुए उसके नेक पर आता है और वहां पर उसे लिक सक बाइट करने लगता है। साथ ही ईवो के ब्रेस्ट को अपने माउथ में लेकर सक करने लगता है, जो देखकर तो ईवो की बॉडी में एक अलग ही सेंसेशन होने लगती है और वो हल्की सी मौन करता है, जो देखकर जहान को बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि जब से ईवो को और जहान का बेबी गया है तब से वो दोनों इंटीमेट नहीं हुए थे, बल्कि जहान ही ईवो को लिप किस किया करता था, ईवो नहीं करता था। मगर आज ईवो जहान को रिस्पॉन्स कर रहा था, वही जहान को भी आज बहुत अच्छा लग रहा था और सोच रहा था कि फाइनली ईवो अपने डिप्रेशन से बाहर आ रहा है। और फिर जहान ईवो की ब्रेस्ट को अच्छे से सक कर रहा था, स्क्वीज कर रहा था, और अब धीरे धीरे जहान किस करते करते ईवो की बेली पर आ जाता है और वहाँ पर सक करता है, लिक करता है और छोटी छोटी बाइट भी, जिससे ईवो और भी ज़्यादा मॉर्निंग कर रहा था। ये देखकर जहान को भी एक सुकून मिल रहा था, क्योंकि ईवो की ये मॉर्निंग जहान ने पता नहीं कितने महीनों बाद या फिर सालों बाद सुन रहा था। ये देखकर जहान ईवो और भी ज़्यादा टिकल करता है और अब जहान धीरे धीरे ईवो के पैंट को भी निकाल देता है और फिर से ईवो के प्राइवेट पार्ट को टच करता है और उसे स्क्वीज करने लगता है और फिर लिटिल ईवो को माउथ में लेकर लिक सक करने लगता है, साथ ही अपने माउथ में इन आउट करने लगता है, जिस चीज़ को फील करके बस ईवो हैवी ब्रीथ के साथ मौन कर रहा था। अब जहान ईवो को अपने अच्छे से प्रिपेयर करने के बाद खुद भी पूरी तरह निकट हो जाता है और अपने प्राइवेट पार्ट को ईवो के प्राइवेट पार्ट में इन करने लगता है और फिर हल्के हल्के मूव करने लगता है।
इससे ईवो को पेन हो रहा था, मगर जहान ईवो के साथ बहुत ही जेंटल वे में इंटीमेट होता है, क्योंकि अभी वो ईवो के साथ हास नहीं होना चाहता था। इसलिए जहान बहुत ही प्यार से और आराम से ईवो के साथ इंटीमेट होता है। और जब ईवो सेटिस्फाइड हो जाता है तो जहान ईवो को छोड़ देता है और फिर उसे अच्छे से क्लीन करता है और ईवो को लेटा देता है और खुद वॉशरूम में जाकर खुद को शांत करने लगता है, क्योंकि अभी भी जहांग सेटिस्फाइड नहीं हुआ था। इधर ईवो जैसे ही अपनी आंखें बंद करता है तभी उसे कुछ और मॉर्निंग की आवाज़ आती है। वो मॉर्निंग की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा लाउड थी। जो ईवो सुनता है तो पहले वो सोचता है कि शायद वो जान की आवाज़ है, इसलिए वो सोचने लगता है कि क्या जान अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ, और याद करता है कि हाँ, जान तो एक बार में मानने वाला पर्सन है ही नहीं। इसलिए वो खुद को अपने हाथों से शांत कर रहा है, मगर तभी आवाज़ आती है, आई लव यू शुयान। वहीं फिर से उसे आवाज़ आती है, लव यू टू सिंचेन। जैसे ही ईवो ये दोनों नाम सुनता है तो शॉक हो जाता है और वो धीरे धीरे उड़ता है। और पहले तो वो जान के वॉशरूम में आवाज़ सुनता है, जहाँ केवल जान की ही आवाज़ और शावर की आवाज़ आती है। तभी ईवो को एहसास होता है कि ये आवाज़ें तो नीचे हॉल से आ रही है। इसलिए वो छोटे छोटे कदम रखकर बाहर आता है और ऊपर से ही उन दोनों गे कपल को देखता है जो इंटीमेट हो रहे थे। ये देखकर ईवो पहले तो शॉक हो जाता है और वो चिल्लाने की कोशिश करता है, मगर नहीं चिल्लाता और घबराते हुए कमरे में आता है और वॉशरूम के डोर पर नॉक करता है। जब जहां डोर नॉक की आवाज़ सुनता है तो वो अपना बाथरोब पहनकर बाहर आता है और ईवो को देखकर कहता है, ईवो क्या हुआ, तुम इतना क्यों घबराए हुए लग रहे हो। ईवो कहता है, जान मैंने कहा ना मुझे आवाज़ आती है, आओ मैं बताता हूँ वो किन की आवाज़ थी। और वो जान से कहता है कि मेरे साथ आओ, और वो जान को बाहर ले जाता है, जहाँ वो जान को दिखाता है। जहान तो उन दोनों लड़कों को देखकर शौक। जहान कहता है, ये दोनों कौन है और मेरे घर में ये इस तरह कैसे इंटीमेट हो सकते हैं। तभी ईवो कहता है, जान ये दोनों सच में नहीं है बल्कि आत्मा है। जहान कहता है, क्या। ईवो कहता है, हाँ मैं पहले भी इन लोगों की आवाज़ सुन चुका हूँ, यही मुझे यहाँ से जाने को कह रहा था। और तो और ये दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, उनके बावजूद भी ये दोनों इस घर में एक साथ नहीं रहते। जहान कहता है, क्या मतलब। ईवो कहता है, हाँ मुझे ये लगता है कि ये एक लड़का किचन में रहता है और एक स्टोर रूम में। जहान तो ये सुनकर पूरी तरह शॉक। और अब जहान को एहसास होता है कि ईवो जो कल से परेशान था वो क्यों था, और जहान ये फालतू का ईवो पर चिल्लाया था। इधर उन दोनों की एक्टिविटी ख़त्म होती है और अब वो एक दूसरे से कहते हैं कि अब हमें अलग होना पड़ेगा। इतना कहकर वो लड़का कहता है, शुयान क्या हम इस जन्म में भी एक दूसरे से अलग रहेंगे। जो सुनकर शुयान कहता है, नहीं सिंचे, जरूर कोई तो ऐसा होगा जो हम दोनों को मिला पाएगा। ऊपर से जहान और वो दोनों उनकी बात सुन रहे थे। अब शुयान शाओ सिंचैन के फोरहेड पर किस करता है और फिर उसे हक करके एक किचन में और एक स्टोर रूम में चला जाता है। इधर जहान तो शौक था और वो बेडरूम में आता है और ईवो को हक करके कहता है, आई एम सॉरी ईवो, मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया, मैं कल ही इस घर को खाली कर दूंगा। जो सुनकर ईवो कहता है, नहीं जान, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। जान कहता है, क्या, पर क्यों, तुमने देखा नहीं इस घर में आत्माएं हैं। ईवो कहता है, जान तुम एक काम करो, कल सुबह उस पर्सन से बात करो और पूछो कि ये घर किसका है। लगता है वो दोनों आत्माओं की कोई अधूरी इच्छा है और अब मैं उनकी वो अधूरी इच्छा पूरी करूँगा और तभी हम इस घर से जाएंगे। जान कहता है, क्या, पर ईवो ये रिस्की हो सकता है क्योंकि हम इंसानों से लड़ सकते हैं मगर आत्माओं से कैसे लड़े। ईवो कहता है, वो मैं देख लूँगा, तुम सिर्फ इस घर के असली ओनर का पता लगाओ, बाकी सब मैं देख लूँगा। इतना कहकर वो दोनों बेड पर सो जाते हैं, जहाँ रात भर दोनों को नींद नहीं आती। अब अगली मॉर्निंग जान ईवो से कहता है, ईवो हम चलते हैं ना। ईवो कहता है, नहीं जान, तुम जाकर वो करो जो मैंने तुमसे कहा है, और हाँ इस घर के असली ओनर को लेकर आना, ठीक है। जान कहता है, ओके। अब जान ऑफिस जाने के बजाय उस पर्सन के पास जाता है जिसने जिसने उसे वो घर दिखाया था और फिर जान उससे बात करता है कि उस घर का असली ओनर कौन है। जहाँ वो पर्सन बताता है कि वो घर मिस्टर सू के बेटे ने बनवाया था। वो अपने पार्टनर को यहाँ लाना चाहते थे मगर वो कभी यहाँ आए ही नहीं। दरअसल मिस्टर सू बीजिंग में रहते थे और उनका एक लौता बेटा था। वो एक दिन अचानक गायब हो गया और ये पता नहीं कि कहाँ चला गया। वो अचानक कहाँ चला गया, जब कई सालों तक उसके बारे में पता नहीं चला तो उसके माँ बाप
बीजिंग छोड़कर लंदन चले गए। मैंने उनको एक बार कॉल किया था कि इस घर का क्या करें। उन्होंने ही मुझे कहा था कि ये घर बेच दूँ, इसलिए मैंने इस घर को ऑप्शन में रखा था। और फिर आप आए और आपने कहा कि पहले आप उस घर को रेंट पर बाय करेंगे, उसके बाद ही घर लेने के बारे में सोचेंगे। इसलिए मैंने आपको वो घर दिखाया। जहान कहता है मुझे उस घर के ओनर का फ़ोन नंबर चाहिए। वो ब्रोकर कहता है ओके सर, और वो नंबर जहान को दे देता है। और उसके बाद वो ब्रोकर जहान से पूछता है कि वैसे सर क्या बात है, आप अचानक उस पर्सन को क्यों ढूंढ रहे हैं। जहान कहता है ऐसे ही, और जहान वहाँ से निकल जाता है। इधर ईवो घर में रहकर आज उस स्टोर रूम को खोलता है जहाँ वो बहुत घबराया हुआ था। फिर भी वो डरते हुए कहता है देखो तुम जो कोई भी हो, मैं जानता हूँ कि तुम इसी कमरे में हो, इसलिए प्लीज़ सामने आओ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। इतना कहते ही उस कमरे की लाइट ऑन ऑफ होने लगती है। साथ ही एक तेज हवा का झोंका आता है और उस कमरे की सारी चीज़ें हिलने लगती है। पहले तो ईवो बहुत ज़्यादा डर जाता है, मगर फिर वो भी हिम्मत करके कहता है देखो ये सब करना बंद करो और सामने आओ और मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है। मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, आखिर मुझे बताओ तुम चाहते क्या हो। तभी ईवो पलटता है और उसके पीछे एक शख्स खड़ा था, जिसे देखकर पहले तो ईवो डर जाता है। तभी वो आत्मा कहती है मुझसे डरो मत, मैं कुछ नहीं करूँगा, पर प्लीज़ मेरी हेल्प करो, प्लीज़ हेल्प मी। अब ईवो घबराते हुए कहता है बताओ क्या हेल्प चाहिए और तुम कौन हो, और तुम्हारे साथ में वो दूसरा पर्सन कौन है। जो सुनकर वो आत्मा कहता है मेरा नाम शुयान है और वो मेरा पार्टनर शाओ सिंचेन है। ईवो कहता है शाओ सिंचेन। शुयान कहता है हाँ, दरअसल हम दोनों के एक कपल है। और फिर वो ईवो को बताता है। तो गाइस चलो हम भी देखते हैं कि आखिर शुयान ईवो को क्या बताता है और शुयान के साथ और शाओ सिंचेन के साथ ऐसा क्या हुआ था। तो चलिए हम भी पास्ट में चलते हैं, जहाँ शुयान बताता है दरअसल मैं बीजिंग में रहता था। मेरी एक हैप्पी फैमिली थी जिसमें मैं और मेरे मॉम डैड थे। मेरे मॉम डैड मुझे बहुत प्यार करते थे क्योंकि मैं उनका इकलौता बेटा था, इसलिए मुझे किसी भी बात की रोक टोक नहीं थी। मैं अपने कॉलेज का रजिस्टर बॉय था। लड़की लड़के सभी मुझ पर मरते थे। मुझे हमेशा से सभी गर्ल्स बॉय भाव देते थे। और फिर कॉलेज को वो फर्स्ट दिन जहाँ पहली बार मैंने शाओ सिंचेन को देखा, पता नहीं क्यों पर उसे देखकर मेरे दिल में एक अलग ही घंटी बजी। और फिर मैं उससे बात करने के लिए उसके पास गया, मगर वो इतना शर्मिला था कि उसने मुझसे बात ही नहीं की। फिर मैंने उसके बारे में उसकी सारी जानकारी निकाली, जहाँ मुझे पता चला कि वो एक माफिया फैमिली से आता है। हालांकि उसके साथ कोई ब्लड रिलेशन नहीं था, मगर उन्होंने उसको अडॉप्ट किया था। और उसका एक बड़ा भाई था वेंचाओ, जो उसे भाई नहीं बल्कि अपना एक स्लेव मानता था। उसके साथ में वो फिजिकल होता था, उसको मारता था, पीटता था। क्योंकि वेंचाओ बाइसेक्सुअल था, इसलिए वो हर लड़की और लड़के के साथ फिजिकल होता था। वही वो शाओ सिंचेन के साथ भी करता था। इसलिए शाओ सिंचेन ने स्कूल में अच्छे मार्क्स लेकर आया था और स्कॉलरशिप लेकर बीजिंग के गुसू यूनिवर्सिटी में आ गया। और फिर रोज उससे बात करने की कोशिश करता, मगर वो हमेशा मुझसे दूर हो जाता। एक दिन मैंने कॉलेज में वेंचाओ को देखा, जो शाओ सिंचेन को लेने वापस लेने आया था, और वो शाओ सिंचेन को ज़बरदस्ती ले जाने की कोशिश कर रहा था। जब मैंने ये देखा तब मैंने उस वेंचाओ से शाओ सिंचेन को बचाया और उसे अपने साथ एक होटल में ले गया, जहाँ मैंने उससे पूछा कि ये सब क्या है। तब उसने मुझे अपने बारे में सब कुछ बताया, ये भी कि वो वेंचाओ से बचने के लिए स्कॉलरशिप लेकर यहाँ आया ताकि वो वेंचाओ की उन हरकतों से बच जाए। फिर क्या था, तब से मैं शाओ सिंचेन की हिफाजत करता था और इस चीज़ से वो बहुत हैप्पी था। फिर एक दिन मैंने शाओ सिंचेन से कहा कि मैं उसे पसंद करता हूँ। पहले तो वो शौक हो गया और उसने मुझे कहा कि मेरे साथ इतना कुछ होने के बाद भी वो मुझे लाइक करता है। मैंने कहा हाँ, क्योंकि मैं उसके शरीर से नहीं बल्कि उसके दिल और आत्मा से प्यार करता हूँ। ये सुनकर तो उसने बहुत ही शाय फील किया और फाइनली वो मान गया। फिर एक दिन मैं उसे यहाँ लेकर आया क्योंकि वो हमेशा से एक ऐसी जगह रहना पसंद करता था जहाँ उसे ना तो कोई जानता हो ना ही पहचानता हो। वो फिर से अपनी एक न्यू लाइफ स्टार्ट करना चाहता था और इसीलिए मैंने उसके लिए ये छोटा सा घर खरीदा, जहाँ मैं और वो सुकून से रहना चाहते थे। मगर हमें नहीं पता था कि वेंचाओ ने हम पर नज़र रखे हुए है। और जब हम दोनों यहाँ आए उसके बाद वो भी हमारे पीछे आया
और यहाँ आकर मुझे और श्याओ शिनचैन को मार डाला और मुझे इस कमरे में उस दीवार में चिनवा दिया और श्याओ शिनचैन को किचन में, पर मुझे नहीं पता कि श्याओ शिनचैन किस दीवार में है। अगर तुम हमारी हेल्प करना ही चाहते हो तो प्लीज़ मुझे और श्याओ शिनचैन को ढूंढकर एक साथ इसी घर के पीछे जो गार्डन है उस गार्डन में एक चेरी ब्लॉसम का पेड़ है, उसी पेड़ के नीचे हम दोनों की ग्रेव बनवा दो। मैं तो हमेशा तुम्हारा शुक्रगुजार रहूँगा, क्योंकि हम दोनों जीते जी तो एक साथ नहीं हो पाए, कम से कम मरने के बाद तो एक साथ हो सकते हैं ना। तो प्लीज़ हमारी इतनी हेल्प कर दो। जो सुनकर ईवो के आंखों में आंसू थे और वो शुयान से कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें और श्याओ शिनचैन को मिला के रहूँगा, और हाँ, तुम्हारे कातिल उस बेंचाओ को भी सजा दूंगा। जो सुनकर शुयान ईवो को थैंक यू कहता है और फिर से जाकर उस दीवार में चला जाता है जहाँ उसकी बॉडी है। तो गाइस, अब हम बैक टू प्रेजेंट आते हैं, जहाँ अब नाइट का समय हो चुका था। ईवो स्टोर रूम को बंद करता है और किचन में चला जाता है और दोनों के लिए खाना बनाता है और जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। कुछ देर बाद जहान भी आता है और वो ईवो को बताता है कि उसने उनका पता लगा लिया है और उन्हें कॉल करके यहाँ बुला दिया। ईवो कहता है, जहान मुझे एक अच्छा सा लॉयर और एक प्राइवेट डिटेक्टिव भी चाहिए। जहान कहता है, क्यों? ईवो कहता है, मुझे उनकी हेल्प करनी है। जहान कहता है, क्या? किनकी हेल्प? ईवो कहता है, शुयान की और श्याओ शिनचैन की। और फिर ईवो जहान को भी पूरी बात बता देता है। जो सुनकर जहान कहता है, क्या इतना कुछ हुआ उन दोनों के साथ? ईवो कहता है, हाँ, और मैंने शुयान से वादा किया है कि मैं उनकी हेल्प करूँगा और उसे भी सजा दूंगा जिसने उन प्यार करने वाले लवर को अलग किया है। बताओ, क्या तुम मेरा साथ दोगे? जहान कहता है, हाँ ईवो, और वो ईवो को हक कर लेता है। अब अगले दिन जहान अपने फ्रेंड न्यूसेन को कॉल करता है, जो पेशे से एक लॉयर था, और वो न्यूसेन को मिलने बुलाता है। वहीं ईवो दिन भर बैठकर यही सोच रहा था कि श्याओ शिनचैन की बॉडी किस दीवार में होगी, और वो दिन भर यही सोच रहा था। अब ऐसे ही दिन बीत रहे थे। करीब एक हफ्ते बाद शुयान के डैड और न्यूसेन ईवो और जहान के पास लिजियान सिटी पहुंच जाते हैं, जहां ईवो शुयान के डैड से कहता है, अंकल, हमने आपको यहाँ इस घर इसलिए बुलाया है कि हम आपको आपके बेटे के बारे में जानकारी देना चाहते थे, जिसे आप पिछले 2 साल से ढूंढ रहे हैं। शुयान के डैड कहते हैं, क्या तुम्हें पता है मेरा बेटा कहाँ है? प्लीज़ बताओ, मेरा बेटा कहाँ है? जो सुनकर ईवो थोड़ा सैड होकर कहता है, सॉरी अंकल, पर अब शुयान जिंदा नहीं है, उसका मर्डर हो चुका है। जो सुनकर शुयान के डैड कहते हैं, क्या मेरे बेटे का मर्डर? ईवो कहता है, हाँ अंकल, इनफैक्ट उसी का नहीं बल्कि उसके पार्टनर श्याओ शिनचैन का भी। शुयान के डैड कहते हैं, क्या श्याओ शिनचैन का भी? ईवो कहता है, अंकल। शुयान के डैड रोते हुए कहते हैं, आखिर ये सब मेरे बेटे के साथ किसने किया, और फिर उनकी लाश आज तक क्यों नहीं मिली? जो सुनकर ईवो कहता है, क्योंकि उनकी लाश बाहर नहीं बल्कि इसी घर में है, जो घर आपके बेटे ने अपने और अपने पार्टनर के लिए खरीदा था। ये सुनकर तो शुयान के डैड और न्यूसेन दोनों शौक होते हुए कहते हैं, क्या बॉडी इस घर में है? ईवो कहता है, हाँ। न्यूसेन कहता है, कहाँ है? ईवो कहता है, रुको अभी बताता हूँ। तभी कुछ देर बाद उस सिटी की पुलिस और कुछ मजदूर और साथ में वो ब्रोकर भी वहाँ आता है, जहाँ पुलिस वाले कहते हैं, मिस्टर वांग ईवो, कल आपने पुलिस स्टेशन कॉल करके कहा था कि आपके घर में लाश है। तभी ईवो कहता है, लाश नहीं, स्केलेटिंग। पुलिस वाले कहते हैं, हाँ हाँ वही। तभी ईवो शुयान के डैड से कहता है, अंकल, आप यहाँ की पुलिस को भी अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दिखा दीजिए। शुयान कहता है, हाँ, और वो अपने बैग से कुछ पेपर निकालते हैं और पुलिस वालों को देते हैं, जहाँ पुलिस इंस्पेक्टर देखकर कहता है, क्या आपका बेटा 2 साल पहले गायब हुआ था, और मिस्टर वांग, आज आपको उनके बेटे का स्केलेटिंग मिला है, मगर आपको उनकी लाश कहाँ मिली? जो सुनकर वो कहता है, उन्हीं ने बताया। ये सुनकर पुलिस वाले शौक के, क्या एक मरा हुआ पर्सन कैसे बता सकता है कि उसकी मौत हो गई है? ये वो कहता है, क्यों नहीं, क्यों किसी की आत्मा नहीं बता सकती? जो सुनकर पुलिस वाला हंसते हुए कहता है, मिस्टर वांग, आप इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आत्माओं में विश्वास करते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता, आत्माएं वगैरह कुछ भी नहीं होती। ये वो कहता है, क्यों आप कोर्ट को मानते हैं? वो इंस्पेक्टर कहता है, हाँ। ये वो कहता है, क्या आपने उन्हें देखा है? ये सुनकर वो इंस्पेक्टर चुप हो जाता है। तभी जहान कहता है, देखिए इंस्पेक्टर साहब, फिलहाल ये सब बातें छोड़िए और हम जिस काम के लिए इकट्ठा हुए हैं वो काम करते हैं। इंस्पेक्टर कहता है, ठीक है। अब ईवो पहले तो उन मजदूरों को स्टोर रूम में ले जाता है, जहां ईवो उन मजदूरों को बताता है कि वो दीवार तोड़िए।
मजदूर वो दीवार तोड़ने लगते हैं। जहाँ जैसे ही वो दीवार टूटता है तो वहाँ सच में एक स्केलेटन था। सभी लोग ये देखकर घबरा जाते हैं, जो देखकर ईवो कहता है डरिए मत, आप काम पूरा कीजिए। जहाँ ईवो सभी को बताता है कि ये श्वेयान का कंकाल है। ये सुनकर श्वेयान के डैड और भी टूटकर रोने लगते हैं। वहीं अब पुलिस वाले उस स्केलेटन को बाहर निकालते हैं और उसे फॉरेंसिक लैब भेज देते हैं। वहीं ईवो अब उन मजदूरों को किचन में लाता है और फिर फ्रिज को हटाने को कहता है और फ्रिज के पीछे की दीवार को तोड़ने को कहता है, जिसे तोड़ने के बाद उसमें से भी एक स्केलेटन मिलता है जो शाओसिन चैन का था। अब पुलिस वाले दोनों स्केलेटन को वहां से ले जाते हैं और अब हम 2 दिन बाद का सीन देखते हैं, जहां सभी लोग उसी घर के गार्डन में खड़े थे और ईवो श्वेयान के डैड से कहता है अंकल, आपके बेटे की इच्छा थी कि उनकी बॉडी को शाओसिन चैन के साथ इसी जगह, इसी चेरी ब्लॉसम पेड़ के नीचे उनकी ग्रेव बनाई जाए ताकि वो दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाए। अब हम सीन कट करके वेंचाओ को देखते हैं, जो कुछ गर्ल्स के साथ बाहर जा रहा था, मगर अचानक रास्ते में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जहां सभी लड़कियां तो बच जाती हैं मगर वेंचाओ की डेथ हो जाती है। जो देखकर श्वेयान और शाओसिन चैन हैप्पी होते हुए एक दूसरे को हक करते और कहते हैं हमने अपनी मौत का बदला ले लिया है, अब हम अपनी दुनिया में चलते हैं। तभी श्वेयान कहता है अभी नहीं, अभी हमें किसी को थैंक यू कहना है, क्योंकि अगर वो हेल्प नहीं करता तो हम लोग कभी भी उस जगह से आज़ाद नहीं हो सकते थे। शाओसिन चैन कहता है हाँ श्वेयान, तुमने ठीक कहा, मुझे भी माफ़ी मांगनी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशान तो मैंने ही किया ना। अब हम इधर ईवो को देखते हैं, जो झान के साथ काउच पर बैठा था। तभी फिर से तेज हवा आती है और फिर से लाइट ऑन ऑफ होने लगती हैं। ये देखकर झान और ईवो खड़े होते हैं। उसके बाद वो दोनों इधर उधर देखते हैं, जहाँ उन दोनों की नज़र गार्डन में जाती है, जहाँ शाओसिन चैन और श्वेयान दोनों झान और ईवो को देखकर मुस्कुरा रहे थे। ये देखकर झान और ईवो पहले तो एक दूसरे को देखते हैं और फिर उन दोनों के पास जाते हैं। जहाँ श्वेयान ईवो को थैंक यू कहता है, वही शाओसिन चैन भी ईवो से माफ़ी मांगता है कि उसने उन सभी हरकतों के लिए प्लीज़ हरकतों के लिए उन्हें माफ़ करना और अब वो हमेशा खुश रहे। जहाँ श्वेयान कहता है हाँ ईवो, जैसे तुमने मुझे मेरी खुशी दी है, गॉड भी तुम्हें तुम्हारी खुशी जल्दी ही देगी। ये कहकर दोनों फिर से जहान और ईवो को शुक्रिया अदा करते हैं और फिर वहाँ से गायब हो जाते हैं। अब हम 1 महीने बाद का सीन देखते हैं, जहाँ ईवो अपने डिप्रेशन से बाहर आ चुका था। वहीं जहान और ईवो दोनों वहाँ अकेले में अपना बहुत अच्छा टाइम बिताते हैं। जहाँ जहान ईवो से कहता है ईवो, तुमने कल की तैयारी कर ली ना, हम लोगों को वापस जाना है। ईवो कहता है हाँ मैंने सारी तैयारी कर दी है। तभी जहान कहता है पर ईवो, एक तैयारी तो रह गई। ईवो कहता है कौन सी तैयारी? जहान कहता है बताओ ईवो। ईवो कहता है हाँ बताओ। और जहान ईवो को एकदम गोद में उठाता है और बेडरूम में ले जाकर कहता है ईवो, बेबी की तैयारी तुम्हें पता है ना, अगर हम खाली हाथ गए तो मेरे मॉम डैड और तुम्हारे मॉम डैड दोनों ही हम पर नाराज़ होंगे कि हम ठीक 1 साल बाद घर आए हैं, वो भी खाली हाथ, इसलिए क्यों ना हम बेबी लेकर जाए। ईवो कहता है जहान क्या बकवास कर रहे हो, एक दिन में बेबी कहाँ से आएगा? जहान कहता है क्यों नहीं आएगा, कोशिश करेंगे तो ज़रूर आएगा। इतना कहते ही जहान ईवो के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और ईवो को किस करने लगता है। धीरे धीरे वो किस हॉट किस में बदल जाती हैं और अब जहान ईवो को निकेट करके उसके नेक पर, उसके ब्रेस्ट पर किस करता है, सक करता है और बाइट भी करता है, साथ ही उसके निपल्स को स्क्वीज करता है, सक करता है और लिक करता है। धीरे धीरे जहान ईवो को पूरी तरह निकेट कर देता है और उसके साथ में इंटीमेट होने लगता है, जहां केवल उस घर में ईवो और जहान की ही आवाज़ गूंज रही थी। अब और इसी तरह पूरे नाइट इंटीमेट होने के बाद भी अगले दिन भी गाड़ी में जहान ईवो को किस किए जा रहा था, जो देखकर ईवो कहता है बस करो जहान, अब तो छोड़ दो, वैसे भी तुमने कल रात को वो सब किया ना, जिस वजह से मुझे अभी भी पेन हो रहा है। जहान कहता है कोई बात नहीं, अब तो वो रोज होगा। जो सुनकर ईवो कहता है जहान रोज ही होता है। जहान कहता है हाँ, जब तक बेबी नहीं आते तब तक तो रोज ही होगा। ये सुनकर ईवो कहता है ओ गॉड, मुझे जल्दी से बेबी दे दो, वरना ये बीस्ट, ये जानवर मुझे ऐसे ही परेशान करेगा। इतना कहते ही ईवो को अजीब सा फील होता है और वो ड्राइवर से कहता है कि गाड़ी रोको और जल्दी से गाड़ी से बाहर आकर वॉमिटिंग करने लगता है। जहान कहता है ईवो क्या हुआ, क्या हुआ ईवो? ईवो कहता है जहान अजीब सा लग रहा है और वो ये कहते कहते बेहोश हो जाता है, जो देखकर जहान घबरा जाता है और वो जल्दी से ईवो को
गोद में उठाता है और ड्राइवर से कहता है हॉस्पिटल चलो। कुछ देर बाद हम जहान को देखते हैं जो ईवो को गोद में उठाकर गोल गोल घुमाता है और कहता है थैंक यू बेबी, थैंक यू थैंक यू। जहाँ ईवो जहान का इस तरह का बिहेव देखकर सभी डॉक्टर से और नर्स से कहता है कि प्लीज़ हेल्प मी प्लीज़, और साथ ही जहान से कहता है जहान छोड़ो मुझे छोड़ो। जहान कहता है नहीं छोड़ूंगा बेबी, नहीं छोड़ूंगा। ईवो कहता है प्लीज़ जहान। अब जहान मान जाता है और ईवो को बेड पर बिठाता है। जहां ईवो कहता है जहान क्या हुआ। जहान कहता है ईवो मैं डैड बनने वाला हूं और इस बार पता है ट्विंस बेबी है। ईवो कहता है क्या, और उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। जहान जब ईवो के आंखों में आंसू देखता है तो वो कहता है ईवो बेबी क्या हुआ। ईवो कहता है जहान डर लग रहा है। जहान कहता है ईवो बेबी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस बार मैं तुम्हारा और भी ज़्यादा ख्याल रखूंगा, तुम्हें एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। और ये कहते हुए ही वो ईवो को हक करता है। अब हम कुछ महीने बाद का सीन देखते हैं वी मेंशन में, जहाँ ईवो का बेली बहुत बड़ा हो गया था और वो जहान से कहता है बस जहान, और अब और नहीं हो पा रहा है, मैं अपने वेट को नहीं संभाल पा रहा हूँ और मैं इतना मोटा लग रहा हूँ कि कोई भी कपड़े भी सही से नहीं आ रहे। इतनी ही देर में कांसा सिरेन आती है और ईवो से कहती है बेटा लो अनार का जूस पी लो, ये सेहत के लिए अच्छा है। तभी भी चांद से एप्पल काट कर लाते हैं कि बेटा ये भी लो, इसे खाने से तुम हेल्दी और स्वस्थ रहोगे। जो देखकर ईवो कहता है जहान। जहान कहता है हाँ हाँ ईवो जल्दी से खाओ और पियो, उसके बाद तुम्हें ये फ्रूट चाट भी और सैलेड भी और ये वेजिटेबल सूप भी, ये सब भी तो पीना है। ये देखकर तो ईवो का पारा ही गर्म हो जाता है और वो तीनों पर जोर से चिल्लाता है, मगर अचानक ही उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है और वो आउच करता है। जहाँ तीनों कहते हैं ईवो बेटा क्या हुआ। ईवो कहता है मोम डैड लगता है लीवर पेन शुरू हो गया, और वो तीनों कहते हैं क्या, और फिर जल्दी से वो लोग ईवो को हॉस्पिटल ले जाते हैं। जहाँ 2-3 घंटों के बाद दोनों बेबी के रोने की आवाज़ सुनकर वी फैमिली और वांग फैमिली दोनों बहुत हैप्पी होते हैं। तभी डॉक्टर बाहर आती है और जहान को कॉन्ग्रेचुलेट करती है। जहान भी थैंक यू कहता है और पूछता है कि ईवो कैसा है। डॉक्टर कहता है वो ठीक है पर अभी बेहोश है, कुछ देर बाद होश आ जाएगा। जहान फिर से थैंक यू कहता है और अब डॉक्टर से पूछता है कि वैसे डॉक्टर बेबी गर्ल्स है या फिर बेबी बॉय है। डॉक्टर कहता है बेबी बॉय। ये सुनकर तो जहान की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। अब कुछ देर बाद जहान ईवो के पास बैठा था। जहां ईवो अभी अभी अपनी आंखें खोलता है और जहान से कहता है कि जहान जैसे ही ईवो की आवाज़ सुनता है वो उठकर ईवो के फोरहेड पर किस करता है और पूछता है कि तुम ठीक हो। ईवो हमें सिर हिलाता है और पूछता है कि बेबी कैसे है। जहान कहता है बेबी ठीक है। तभी कमरे में एक बेबी को लेकर जहान के पेरेंट्स आते हैं, वहीं दूसरे बेबी को लेकर ईवो के पेरेंट्स और दोनों बेबी को ईवो के पास लेटाते हैं और ईवो के फोरहेड पर किस करते हैं, थैंक यू कहते हैं। तो गाइस इसी हैप्पी मोमेंट के साथ में हमारी ये छोटी सी स्टोरी यहीं समाप्त होती है। तो चलिए अब आपसे कल मिलते हैं एक और न्यू स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ गाइस, उससे पहले अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय बाय।